हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने जाना कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के कौशल कौन कौन से होते हैं और जो पहला कौशल है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित एक पाठ योजना भी समझेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के 7 मुख्य कौशल होते हैं और वे कौशल है, पहला है प्रस्तावना कौशल और दूसरा है प्रश्नों का प्रवाह कौशल, तीसरा है उत्खनन या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चौथा है पुनर्बलन कौशल और पांचवा है उद्योतन एवं उदाहरण, छठा है उत्तेजकों की विविधता और सातवां है शामपट कार्य लेखन। यह सूक्ष्म शिक्षण कौशल है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तृत रूप से प्रस्तावना कौशल के बारे में। प्रस्तावना कौशल, जब भी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और उन्हें बच्चों को कोई कंटेंट पढ़ाना होता है तो वह उस कंटेंट को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को प्रकरण से जोड़ना, और ये प्रश्न जो होते हैं वह छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, यानी कि जो संबंधित प्रकरण टीचर पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित जो प्रीवियस नॉलेज है वह बच्चों का क्या है उसकी जांच भी टीचर करता है। इससे एक तो प्रकरण में रुचि उत्पन्न होती है और बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कौन सा प्रकरण पढ़ाया जाएगा और उस प्रकरण में क्या क्या जानकारियाँ आने वाली है। प्रस्तावना 4-5 प्रश्नों की होती है और उसका अंतिम प्रश्न सदैव समस्यात्मक होता है जहां से हमारा प्रकरण शुरू होता है। प्रस्तावना के प्रश्नों को हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि प्रस्तावना के कौशल जो होते हैं वे सभी शिक्षण कौशल, जो 7 शिक्षण कौशल हमने पढ़े हैं उसमें सबसे प्रमुख कौशल होता है और इसका प्रयोग विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे विद्यार्थी में नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। शिक्षक कक्षा में प्रकरण को विस्तार से समझाए उससे पहले ही जो मूल पाठ है उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित है वे क्रमबद्ध और नियोजित तरीके से, यानी वे प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वह प्रश्न विद्यार्थियों से पूछता है और विद्यार्थी उन प्रश्नों को सुनकर कोई न कोई प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ विद्यार्थियों को उनके आंसर्स पता होते हैं, वे बताते हैं, कुछ को उनसे उनके सहायक उत्तर पता होते हैं, वे बताते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी की प्रतिक्रिया शिक्षक को प्राप्त होती है। प्रस्तावना के जो प्रश्न शिक्षक के द्वारा बच्चों को पूछे जाते हैं वे श्रृंखलाबद्ध होते हैं, यानी कि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से संबंधित होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक प्रश्न का संबंध कुछ और होता है और दूसरे प्रश्न से अर्थ ही बदल जाता है। यह सभी प्रश्न जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। शिक्षक जो होता है वह प्रस्तावना को और अधिक रुचिकर और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। इसके लिए वह सहायक सामग्री जैसे चित्र का प्रयोग कर सकता है, मॉडल का प्रयोग कर सकता है, या जो प्रस्तावना है उसको एक कविता के माध्यम से शुरू कर सकता है, क्योंकि सहायक सामग्री का प्रयोग यदि लिया जाता है तो उससे प्रस्तावना में रुचि उत्पन्न होती है, प्रस्तावना से रुचि उत्पन्न हो जाती है कि कौन सा प्रकरण पढ़ाया जाने वाला है। साथ ही शिक्षण भी जो है वो प्रभावशाली होता है और विद्यार्थियों में नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जो भी प्रश्न प्रस्तावना के अंदर बनाए जाते हैं वे विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। जैसे प्राइमरी क्लास के बच्चों को यदि पढ़ाया जा रहा है तो उन बच्चों के लिए प्रस्तावना के प्रश्न किस प्रकार के होंगे। कोई चित्र विधि प्रयोग में ली जा सकती है, कोई प्रदर्शन विधि काम में ली जा सकती है, या कहानी बता करके भी प्रस्तावना बनाई जा सकती है, या छोटे छोटे सरल क्वेश्चंस होते हैं जो उनकी घरेलू परिस्थितियों या आसपास की परिस्थितियों से रिलेटेड हो, वह प्रश्न बना करके भी प्रस्तावना बनाई जा सकती है। उच्चतर कक्षाएं हैं तो उनकी प्रस्तावना उनके लेवल के अकॉर्डिंग अलग तरह से बन सकती है। उनके जो पिछली कक्षाओं का नॉलेज है या उस दौरान जो समसामयिक विषय है जो उनके लेवल से संबंधित है उनके आधार पर प्रश्न बना करके प्रस्तावना बनाई जा सकती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी ही चाहिए,
तभी बच्चों से उत्तर आ सकते हैं। और उसके अलावा योग्यता के अनुरूप भी प्रश्नों का निर्माण शिक्षक को करना चाहिए। यदि बच्चों का लेवल बहुत उच्च स्तर का है और प्रस्तावना के प्रश्न बहुत सरल बना दिए गए हैं तो तुरंत उत्तर आएंगे और समस्यात्मक परिस्थिति नहीं आएगी। तो इसके लिए यदि अधिक योग्यता वाले बालक हैं, बच्चे हैं कक्षा में, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाए। प्रस्तावना के आधार पर सरल क्वेश्चन बना करके प्रस्तावना की शुरुआत की जाए। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं उनमें सुसंबद्धता होनी बहुत जरूरी होती है। कोई भी नए प्रकरण को शुरू करने से पहले पूर्व ज्ञान का संबंध होना चाहिए और उसके बाद ही छात्र जो है उनको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। जो चीजें वे जानते हैं उनके बारे में बातचीत करते हुए उन्हें वहां ले जाना है जहां वे नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें वो चीज बतानी है जो वे नहीं जानते हैं। साथ ही जो पहले से संबंधित ज्ञान है उनसे जुड़ी हुई अगर कोई भ्रांतियां है या कोई गलत विचार उनके दिमाग में है तो उसको भी हमें दूर करना है और नए ज्ञान से जोड़ना होता है। प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वह पाठ्य वस्तु से ही रिलेटेड होने चाहिए। जो प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन ही होने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम सिविक्स पढ़ाने जा रहे हो और जो हमने प्रस्तावना के क्वेश्चन बनाए वो विज्ञान से संबंधित हो, हिंदी से संबंधित हो या अन्य विषय हो, या उस जो पाठ्य वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं हो। तो ऐसा प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसी तकनीक का, उसी शिक्षण विधि को हमें अपनाना चाहिए जो कि बच्चे के एक तो बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो, उसकी रुचि जागृत करने वाली हो और उसकी मूल पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। प्रकरण को स्थापित करने से पहले जो प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की संख्या 5 या 6 प्रश्न होती है, जिससे विद्यार्थी में नए ज्ञान के प्रति एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है और प्रकरण को समझाना भी टीचर के लिए बहुत आसान हो जाता है और अधिगम भी प्रभावी होता है। इस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन में अंतिम क्वेश्चन जो होता है वहां पर विद्यार्थी है वह उत्तर देने का प्रयास करता है लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाता है। शिक्षक के द्वारा प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करे लेकिन वह उत्तर नहीं दे पा रहा, तो वहां से हमें अपने मूल प्रकरण की शुरुआत करनी होती है और मूल रूप से वह प्रश्न वह होता है जो हमें प्रकरण में समझाना होता है और इस प्रकार से उद्देश्य कथन कर दिया जाता है और प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है कि आज हम ये प्रकरण पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रस्तावना में इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, अंतिम प्रश्न की संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर, उनके बौद्धिक स्तर, उनके योग्यता के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जो क्रमबद्ध सुसंबद्ध हो और मूल पाठ्य वस्तु से रिलेटेड हो। क्योंकि प्रस्तावना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका एक शिक्षण में, क्योंकि वह शुरुआत कर देती है कि आगे टीचर के द्वारा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाई जाने वाली है जिससे बच्चे में रुचि डेवलप हो जाती है। आज हम एक छोटा सा डेमो देखेंगे प्रस्तावना का, किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं, बच्चों के प्रत्युत्तर किस प्रकार से आते हैं और बच्चा कहाँ पर निरुत्तर हो जाता है और वहाँ हमारे प्रकरण की शुरुआत हो जाती है उद्देश्य कथन के द्वारा। यहाँ सिविक्स के एक टॉपिक पर लघु पाठ योजना बनाई गई है जिसमें कौशल का प्रयोग किया गया है, प्रस्तावना कौशल। शुरुआत में सामान्य जानकारी देनी होती है कि कौन सा कौशल है, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, कौन सी कक्षा है, दिनांक है, इसके बारे में जानकारी लिखनी होती है। अब ये प्रस्तावना के प्रश्न हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनाए गए हैं। कि पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन संचालन किसके आधार पर होता है। तो कक्षा 9th के बच्चे हैं, इस सवाल के जवाब पर वे बताएंगे कि संविधान के आधार पर। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो इससे प्रत्युत्तर के रूप में हमें जानकारी मिलेगी। कोई बच्चा 26 जनवरी बताएगा, कोई 26 जनवरी 1950 पूरा आंसर देगा। और अगला क्वेश्चन उससे जोड़ करके है कि भारत के संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार बच्चों के द्वारा बताया जाएगा, ये
छात्र प्रतिक्रिया होगी। अब चूंकि 9th क्लास का बच्चा है तो यहाँ तक आंसर हमें मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लिया। यहाँ विद्यार्थी हो सकता है उत्तर देने का प्रयास करें और सही उत्तर नहीं दे पाए और विद्यार्थी जो है वो निरुत्तर भी रह सकते हैं। तो यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है और यही हमारा प्रकरण है। तो इसी के आधार पर हम उद्देश्य कथन करते हैं और उद्देश्य कथन इस प्रकार से किया जाएगा कि आज हम मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो गए प्रस्तावना के प्रश्न कि किस तरह से प्रस्तावना बनाई गई, उसके प्रश्न किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है और किस तरह से उद्देश्य कथन किया जाना है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि प्रस्तावना कौशल क्या है और प्रस्तावना के प्रश्न किस प्रकार से तैयार करने होते हैं और उद्देश्य कथन किस प्रकार से करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सूक्ष्म शिक्षण कौशल के नेक्स्ट कौशल को और उसके एक डेमो क्लास भी देखेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।